हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें आज जो लेक्चर हमारा होने वाला है ये 7वां लेक्चर है और 6 लेक्चर हमारे पहले हो चुके हैं। तो जो इससे पहले हमारी क्लासेज हुई हैं उसमें हम 2-3 टाइप की अलग अलग थ्योरीज पढ़ते आए हैं। उन थ्योरी को हमने कंप्लीट किया। अब इस लेक्चर में हम बिहेवियरिज्म की थ्योरी पढ़ेंगे। तो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार जो पहले पढ़ चुके हैं एक बार वो वापस से एक बार मोटा मोटा रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। देखते हैं। पहले तो हमने पढ़ा था कॉग्निटिविस्ट थ्योरी, यानी कॉग्निटिव यानी बुद्धि का विकास कैसे होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ी कॉग्निटिव थ्योरी। तो इसके बाद जो इसी थ्योरी के अंदर जो हमने जो चीजें देखी वो थी हमारी सबसे पहले स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। क्लियर। तो जीन पियाजे ने क्या थ्योरी दी थी इसको लेकर के। इन्होंने बच्चों के माइंड के ऊपर यानी बुद्धि के विकास को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए थे और इनका जो बुद्धि का विकास कैसे होता है उस चीज को लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये स्विस के क्या थे के साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो काम किया बच्चों को लेकर के तो उन्होंने 4 स्टेज बताई थी। मैंने बताया था आप लोगों को क्या। पहले तो थी सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर थी हमारी कॉन्सेप्चुअल, तीसरे नंबर पे कॉन्सेप्चुअल और लास्ट में थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्सेप्ट नहीं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तीसरी हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशन और लास्ट में थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो ये 4 थ्योरी इन्होंने बताई। ये किस किस एज के ऊपर होती है, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इनके गोल हैं, ये सब इन्होंने बताया। मैं उस क्लास में कवर करवा चुका हूँ। जिन्होंने भी ये क्लास नहीं देखी है तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। दूसरी हमने देखी जो थ्योरी दी थी वो दी थी कोहलर ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये जो इनसाइड थ्योरी यानी अंदर अंतर्दृष्टि हम कह सकते हैं इसको, अंदर की जो नजरें होती है ना, उसको लेकर के इन्होंने थ्योरी बताई थी। एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने एक चिंपैंजी बंदर के ऊपर। उसको पिंजरे में बंद करके और उसको भूखा छोड़ा और ऊपर केले लटका दिए कि ये जानने के लिए क्या ये दिमाग लगा करके इनको खा सकता है। तो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, पिंजरे के अंदर वो डाल दिया, एक छड़ी डाल दी थी। तो जो चिंपैंजी परेशान होकर के भूखा चिल्ला चिल्लो के बैठ गया तो उसने देखा कि इसको मैं कैसे खा सकता हूँ। तो उसने छड़ी देखी तो उसने क्या किया, उठा करके छड़ी की मारी, केले नीचे गिर गए और उन्होंने खा लिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था कोहलर ने कि उन्होंने छड़ी की जगह वहां पे पिंजरे में बॉक्स रख दिए थे, छोटे छोटे संदूक टाइप के। तो ऐसे उन्होंने फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करके देखा तो भूखा था, चिल्लाया, घूम फिर के वो बैठ गया चुपचाप। फिर उसने शांति से सोचा कि मैं इस केलों को कैसे खा सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि संदूक के जो टुकड़े थे बॉक्स के लकड़ी के उनको ऊपर नीचे लगा करके उनके ऊपर चढ़ा और केले उतार के खा गया। तो ये थ्योरी उन्होंने दी थी, ठीक है। यानी बुद्धि का विकास, यानी उस टाइम वो बैठ के सोच रहा था तो उसकी बुद्धि का विकास किस तरह से हो रहा था। ये 2 चरणों में उन्होंने ये थ्योरी बताई। उसके बाद जो हमने पढ़ी थी वो थी और गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये क्या थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। जैसे इसमें बताया इन्होंने 7 मॉडलिटीज बताई थी। जैसे कि हमारे समाज में बोल देते हैं ना कि क्या पढ़ाई लिखाई करने वाले को इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो इनका मतलब ये था कि जो पढ़ता लिखता है, इंग्लिश बोलता है या मैथ अच्छी आती है, किसी को भाषा अच्छी आती है वो इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है इंटेलिजेंट के लिए। तो उन्होंने क्या थे 7 चरणों में या 7 मॉडलिटीज बताई थी इन्होंने। पहला था म्यूजिकल, ठीक है। फिर था विजुअल स्पेक्चुअल, उसके बाद था वर्बल लिंग्विस्टिक, ठीक है। फिर था लॉजिकल मैथमेटिक्स, फिर बॉडीली काइनेटिक्स जिसमें डांस एथलेटिक्स वगैरह आ गया था। फिर था इंटरपर्सनल और फिर था लास्ट में इंट्रापर्सनल। ये जो 7 चीजें बताई इन्होंने, 7 स्टेज बताई थी, एबिलिटीज बताई थी कि आप इनको भी आप क्या कह सकते हैं, टैलेंटेड कह सकते हैं यानी इंटेलिजेंट कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ने लिखने वाला ही हो वो टैलेंटेड हो। तो ये 3 थ्योरी हमने किसके बेस पे पढ़ी थी, कौन सी थ्योरी थी हमारी, कॉग्निटिव थ्योरी यानी बुद्धि के विकास को लेकर के। उसके बाद अगली जो थ्योरी हमारे आती है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने,
यानी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया था आपके घर के आसपास में कहीं जैसे आपने देखा हो या फिर कहीं नजर गई हो कि बिल्डिंग बन रही है या घर बन रहा है, तो हम बोल देते हैं ना कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? निर्माण। और सोशल मतलब क्या होता है? समाज। तो समाज में निर्माण करना किसका? बुद्धि का। यानी समाज में किस तरह से हम इस चीज को कह सकते हैं कि जब हम अपने एक्सपीरियंस से या लोगों से मिलजुल करके या उनसे कोलैबोरेट करके या सोसाइटी में जा करके आपस में मिलजुल कर जो हम अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, नॉलेज बिल्ड करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहेंगे। तो इसके ऊपर हमने कौन कौन सी थ्योरी देखी थी? पहले थी हमारी वागोत्स्की की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। इन्होंने क्या बताया था? वागोत्स्की ने बताया था कि जो स्टूडेंट है वो किससे सीखेगा? लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, मतलब कि आपने उसको कुछ पढ़ाया और पढ़ा करके चले गए, वो लर्निंग नहीं होगी उससे। वो लर्निंग तब होगी जब आपने कुछ पढ़ाया, वो उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद में उस चीज को डू यानी करके देखा, प्रैक्टिकली करके देखा, तब वो चीज अच्छे से दिमाग में आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है? दिमाग का कंस्ट्रक्शन होता है। यानी ये थ्योरी किस बेस पे थी? जैसे कि कॉग्निटिव जो हमने पढ़ा था पहले, उसमें क्या था कि दिमाग यानी बुद्धि का विकास कैसे किया जाता है, और ये थ्योरी फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसमें ये इसका मतलब ये था पढ़ने का कि हम जैसे दिमाग का विकास जब हो चुका है यानी बुद्धि का विकास हो चुका है, तो हमारा उसके बाद नॉलेज बिल्ड जो करते हैं हम, या नॉलेज बिल्ड जो हमारी होती है ना, तो वो कैसे करते हैं? तो ये था कि इसमें बुद्धि का विकास कैसे होगा, इसमें कोग्निटिविज्म के। और इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है कि जब हमारा बुद्धि का विकास हो गया, तो आगे की नॉलेज, है ना, विकास होने के बाद जो आगे की नॉलेज को हम ग्रहण करते हैं वो किस तरह से करेंगे, वो थ्योरी इन्होंने बताई थी। तो इन्होंने वागोत्स्की ने दूसरी थ्योरी बताई थी, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देखा था? मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ये हमारी सेल्फ वो हो जाती है, क्या बोलते हैं इसको, स्किल हो जाती है। ये हमारी क्या थी? नेवर स्किल्स है, जो हमें कभी नहीं आती, और ये हम अपने आप आ जाती है बिना कुछ और किए हुए। और एक हमारी आ जाती है जो हम हेल्प से सीख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या थी थ्योरी? जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें इन्होंने 3 चरण बताए थे, 3 स्टेप बताए थे, जिसमें कि स्टूडेंट जो है वो खुद से सीख जाता है, सेल्फ से सीख जाता है। दूसरा किसी की हेल्प लेकर के सीख जाता है। और तीसरा स्टूडेंट या लर्नर जो भी है वो नेवर, कभी नहीं सीख सकता। तो ये 3 स्टेप इसमें बताए थे जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में। उसके बाद अगली जो हमारी थ्योरी आती है वो थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाय जॉन डेवी। तो इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने बताया था कि जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल क्लासेज चलती थी, उसमें टीचर आके लेक्चर दिया, स्टूडेंट चुपचाप बैठा रहता है, सुनता रहता है और चला गया, तो वो सब चीज नहीं होनी चाहिए। यानी इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो बच्चों को आपस में बातचीत करना या उनको सोशल इंटरेक्ट होना जरूरी है, जिससे कि स्टूडेंट जो है लर्निंग बाय डू करके सीखेगा, और जिससे कि जो है उनकी ग्रोथ है माइंड की और जो लर्निंग की वो और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इफेक्टिव होगी। ये इन्होंने अपनी थ्योरी में बताई है। उसके बाद आगे हमने देखा था कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या था? इन्होंने बताया था यहाँ पे कि जो एक तो हमारे ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन और जॉन डेवी का, और एक कोऑपरेटिव। तो इसमें क्या था कोऑपरेटिव में? ये भी मतलब कि एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है हमारी ऊपर वाली जॉन डेवी, उसी के एक प्रकार है। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जैसे हम खुद का जो ज्ञान होता है उसके आधार पर हम दूसरों से जाके जैसे मिलते हैं, कोलैबोरेट करते हैं समाज में, सोसाइटी में, तो दूसरे जो लोग हैं उनसे हम ज्ञान कैसे ग्रहण करते हैं? तो वो क्या थी? कोऑपरेटिव। को मतलब कि सह, ठीक है, सह मतलब कि साथ में, ऑपरेटिव मतलब कि ऑपरेट करके, यानी क्या मतलब होगा कि साथ में मिलकर कोई काम करना, यानी सीखना कोई, है ना, तो लर्निंग होना। तो ये क्या कहलाएगी? कोऑपरेटिव लर्निंग। लेकिन अब आप बात आ जाती है कि इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये था कि जो हमारी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट की जो थ्योरी थी, उसमें जो प्रोग्रेसिव वाली जो बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या था कंस्ट्रक्टिविस्ट में कि हम अपनी नॉलेज के बेस पर और नॉलेज कैसे लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया था कि किसी को अगर इंग्लिश अच्छी आती है, तो इंग्लिश के बेस पे वो क्या करता है? इंग्लिश मूवी देख सकता है ना, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़ सकता है ना, इंग्लिश की बायोग्राफीज पढ़ सकता है। तो क्या है कि
एक जो नॉलेज है आपकी उसके बेस पर, यानी आगे की नॉलेज आप कैसे लेते हो, है नहीं, अपनी नॉलेज के बेस पर और नॉलेज लेते जाते हो। ये हमारा क्या हो गया था, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें क्या फर्क हो जाता है इन दोनों में, यानी खुद का जो ज्ञान है उसके साथ साथ आप दूसरों से भी अपने ज्ञान लेते हो, वो क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग। क्लियर। इसके बाद लास्ट में हमारा था डेल ऑफ कॉन एक्सपीरियंस। तो इसमें क्या था कि एक शंकु के टाइप की एक चीज मैंने आपको दिखाया था, एक डायग्राम, उसमें बता रखा था कि नीचे वाली जो लर्निंग होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, यानी काफी देर तक माइंड में ठहरती है, 90% पोटेंशियल रेट दिखा रखा था। उसके बाद में ये जो इसमें क्या होता था हमारा, ये प्रैक्टिकल था, और इसमें हमारी जितनी भी सेंसेस होती है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती है, इसलिए हम प्रैक्टिकली अगर किसी काम को करते हैं तो वो ज्यादा देर तक दिमाग में ठहरती है। उसके बाद फिर वो स्टेप बता रखते 11, ठीक है, 11 स्टेप्स उन्होंने बताए थे। ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे था हमारा टेक्स्ट, ठीक है, यानी टेक्स्ट को अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो वो दिमाग में कुछ टाइम के लिए ठहरती है, फिर वो निकल जाता है। जैसे एग्जांपल, आज आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए, आज ये चीज आपको नीड है तो ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट करके। लेकिन अब आप एग्जाम देने के 1 महीने बाद भी अगर वापस से बुक उठा के देखोगे, अगर ये चीज मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों के दिमाग से निकल चुका होगा ना। तो क्या हुआ कि टेक्स्ट करके पढ़ोगे तो कम देर तक ठहरती है, और प्रैक्टिकली करोगे किसी चीज को तो वो ज्यादा देर तक माइंड में रहती है, यानी लर्निंग ज्यादा समय तक टिकती है दिमाग में। तो ये हमने थ्योरी अभी तक पढ़ी थी। इसके बाद आगे, हाँ, ये 2 थ्योरी हमारी और बच गई थी। कनेक्शनिज्म की थ्योरी, जिसमें हमने पहले पढ़ी थी थोरनडाइक की ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या किया था हमने कि जैसे कि कोई भी स्टूडेंट होता है, उसके पास इसका कोई पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है कि आपको सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालना है आपके ऊपर है, ठीक है। तो उसका वो सॉल्यूशन फाइनली निकाल के लेके आता है। तो उसमें एक एग्जांपल मैंने बताया था कि हमारे घर में जैसे नल खराब हो जाता है ना, तो वो जैसे कि उसको खोलते हैं तो चूड़िया जैसे मान लो अंदर रह गई, उसकी टूट गई हो, या नल टूट गया, तो अंदर का जो टूटा हुआ पार्ट है उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे। तो इसको निकालने के अलग अलग तरीके हमने यूज किए थे। फाइनली लास्ट में जाकर के क्या वो निकल के आ जाता है बाहर। तो वो फिर हमसे क्या सीख मिलती है कि आगे से अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अपनाऊंगा। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए, वो ट्रायल किए बार बार में, वो अनसक्सेसफुल हुए, वो एरर हो गए ना, फिर कोई दूसरा तरीका अपनाया, फिर दूसरा अपनाया, लास्ट में जाकर के कोई फाइनल सोल्यूशन मिल जाता है। तो वो कौन सी थ्योरी थी, थोरनडाइक की थी। और लास्ट में हमारा क्या आता था, लास्ट में हमने पढ़ा था हेउरिस्टिक मेथड, ठीक है। तो जो हेउरिस्टिक मेथड था, इसमें क्या बताया था कि ये भी कनेक्शनिज्म की थ्योरी है। यानी इसमें क्या बताया था कि स्टूडेंट्स को ऐसी पढ़ाई देनी चाहिए जिससे कि वो एक डिस्कवरी उसके अंदर आ जाए, खोजबीन करने वाला बने, है ना। यानी ऐसे खुद से चीजों को खोजे नहीं, या कुछ उसको ऐसा ना बताया गया हो। जैसे कि इसमें बताया था कि आपने अगर कोई चीज पढ़ाई, ठीक है, तो उसे डायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली आप उसे सवाल जवाब करे, या पूछे, या प्रैक्टिकली कोई काम दे, तो जिससे क्या होता है कि उसमें डिस्कवरी की जो नॉलेज है वो बिल्ड होती है। तो ये हमारा क्या था, हेउरिस्टिक मेथड था। क्लियर। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब आज की जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने सारी थ्योरीज वापस से जल्दी जल्दी रिवीजन कर लिया है। जिन्होंने क्लास देख ली थी, आती है, तो उनके लिए वापस से रिवीजन हो गया, अच्छी बात है। नहीं देखा था तो आप वापस से जाकर के वो क्लासेस देख लें पीछे वाली। तो आज जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है हमारी बिहेवियरिज्म की थ्योरी, यानी व्यवहार, ठीक है, यानी व्यवहार को चेंज करके कैसे हम नहीं, व्यवहार को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमारी जो पहली थ्योरी आती है वो है हमारी इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। दूसरी हमारी आती है एसआर थ्योरी ऑफ वाटसन, और उसके बाद अगली आती है हमारी बीएफ स्किनर की थ्योरी, कौन सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की। और लास्ट में है हमारी वो है कर्ट लेविन चेंजिंग मॉडल। क्लियर। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं चारों थ्योरीज यहाँ पे। तो इसमें बिहेवियर चेंज करके हम कैसे सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो चीज यहाँ पे आती है। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर, जो है हमारा इवान पावलोव। तो इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसमें जो कंडीशनिंग है, तो कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, कंडीशन करना एक तरीके से। जब ये चीज पॉइंट हमने पढ़ा था कहाँ पे, जब हमारी जो सेकंड लेक्चर हुआ था शायद, आई थिंक, उसमें कि जो हमारी टीचिंग होती है वो लर्निंग से किस तरह से अलग है, टीचिंग जो है कंडीशनिंग से कैसे अलग है, इंडोक्ट्रिनेशन से कैसे अलग है ना। ये सब चीजें टर्म्स हमने पढ़ी थी। कंडीशनिंग वहां पे क्या मतलब बताया था कि जो कंडीशन कर देना अपने हिसाब से, यानी उसको अपने हिसाब से डाल देना किसी चीज को,
जैसे कि मान लो आप ये शब्द कहाँ से आया है, एग्जाम्पल आप लोग घर में एयर कंडीशनर यूज करते हो, तो क्या मतलब होता है एयर कंडीशनर का, तो मतलब कि आप उसको कंडीशन कर देते हो, अपने हिसाब से ढाल देते हो उस चीज को, है ना। तो बालों में एयर कंडीशनर यूज करते हो, या फिर जो ड्रायर होता है, कंडीशनर होता है जो हवा मारने वाला, तो वो क्या होता है कि आप किसी चीज को अपने हिसाब से ढालना, अपने हिसाब से बना देना, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, कंडीशनिंग कहलाती है। क्लियर। तो इसमें क्या है कि किसी के बिहेवियर को यूज करके कोई पर्सन है तो उसके व्यवहार को बदलना, है ना, यानी उसके व्यवहार को बदलकर आप चाहे जैसा उसे पर्सन से काम करवा सकते हैं, जैसा कि उनका जैसा आप चाह रहे हैं वैसा उनका व्यवहार बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है हमारी, जैसा आप चाहेंगे वैसे हिसाब से ढाल करके और सब बना दिया, तो उसको ये कहलाती है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लियर। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ये कंडीशनिंग की जो थ्योरी थी ये किसने दी, इवन पेवलोव, ये ध्यान रखना। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था कुत्तों के ऊपर। तो कुत्तों की सबसे आदत खराब होती है कि उनको भूख सहन नहीं होती, वो भूखे भूखे मरते हैं, तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर। तो कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं जो अगर खाना खाते हुए कि अगर पास भी चले जाओगे तो काट लेंगे वो। तो उन्होंने क्या किया था कि कुत्तों को लेकर के उसके खाने को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे देखो दो चार एक शब्द हैं, उनको समझना जरूरी है। अनकंडीशन एक तो, ठीक है, उसके बाद एक आ जाता है शब्द इसी का उल्टा कंडीशन, और एक है हमारा स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस, और दूसरा है हमारा रेस्पॉन्स। ये चार शब्द समझ लिया आपने तो समझ लो कि थ्योरी आपको समझ में आ गई। तो अनकंडीशन का मतलब ये होता है कि बिना कंडीशन के कोई चीज हो जाना, यानी आपने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी, बिना कंडीशन के कोई चीज हो गई। जैसे कि मान लो एग्जांपल, एकदम से सडनली कोई चीज होना, या आपने मतलब कि बिना कोई प्लान किए हुए, बिना कोई तो तरीके से कोई चीज हो जाती है अपने आप नेचुरली, जो कोई चीज होती है वो क्या कहलाती है, अनकंडीशनल। और कंडीशन क्या होती है कि जब हम किसी के ऊपर कोई कंडीशन लगा दे, या आपने कोई सोच विचार करके या प्लान करके किसी चीज को तब उस काम को करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कंडीशन कहलाता है। एक तरीके से वो हमने कंडीशनिंग तरीके से काम किया, यानी प्लान बना के काम किया एक तरीके से। और स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन, ठीक है, या प्रेरणा। क्लियर। तो इसी का अगर आपको प्रोत्साहन जो मिलेगा तो उसका क्या होता है, रेस्पॉन्स मिलता है हमें, ठीक है। तो ये चीज मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा वो अभी देखते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये थ्योरी समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। एक कहानी है छोटी सी, जिससे कि अगर आपने वो सुन ली तो ये चीज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। कि मान लो अगर आपके घर में कोई कुत्ता है, आपने कोई कुत्ता पाल रखे है, उस कुत्ते को आप डेली जैसे कि खाना डालते हैं तो उसको कोई सिंबल या कोई इशारा या कोई आवाज निकाल करके उसको बुलाते हैं खाना डालने के लिए। अगर आपने वो कोई भी इशारा या सिंबल हो सकता है, ठीक है, आपने सीटी मार के बुलाया या उसके नाम से बुलाया या उसको पुचकार के बुलाया, जिस तरह से भी आप बुलाते हो। तो जैसे कि एग्जांपल हम ले लिया कि आपने सीटी मार के बुलाया उसको, तो कुत्ता आ गया और आपने उसको खाना डाल दिया, ठीक है। दूसरे दिन भी आपने ऐसे किया, सीटी लगाई, कुत्ता आया, आपने उसको खाना डाला। ऐसे जब आप करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप बिना डाले भी उसको अगर आप सीटी लगाएंगे तो उसके क्या हो गया, कान खड़े हो जाएंगे, वो सोचेगा कि मेरे को खाना मिलेगा, तो दौड़ के आएगा। तो कई बार होता है ना कि हम जब कुत्ते को बोलते हैं कि इधर आ, तो नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, वही सीटी की आवाज निकालते हैं, तो कुत्ता दौड़ के चला जाता है कि उसको लगता है कि अब मेरे को खाना मिलने वाला है मालिक से। तो क्या होता है कि वो खाने को जज किस तरह से कर रहा है, सीटी को सुन करके कि सीटी बजी इसका मतलब कि खाना मिलेगा। तो ये चीज को लेकर के इन्होंने क्या किया, जो इवन पेवलोव था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या था कि ये सबसे हमारी पहली कंडीशन चल रही है कि कौन सी, अनकंडीशनल। तो अनकंडीशन में क्या था, स्टिमुलस। स्टिमुलस हमारा क्या हो गया यहाँ पे, खाना। तो यानी कुत्ते को जब खाना दिया गया तो क्या हुआ, भूख लग रही थी उसको, तो भूख लग के उसका रेस्पॉन्स क्या आया, राल टपकने लग रही मुंह से। क्लियर। तो अब ये थोड़ी सी समझ में आई होगी आपको। यानी कंडीशन है, जब कुत्ता जब पाला था तो उस टाइम पे पहले दिन दूसरे दिन जब आपने सीटी लगा करके कुत्ते को बुला के खाना डाला, है ना, तो उस टाइम कोई कंडीशन नहीं थी, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, उस समय पे अनकंडीशनल हो जाती हो, ठीक है। यानी आपने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी कि मैं बिना कंडीशन के आप वहां पे खाना डाल रहे हैं उनको, तो ठीक है, खा रहा है कुत्ता। एक टाइम ऐसा है जब आप उसको आवाज दे रहे हैं कि इधर आओ, अगर कुत्ता नहीं आया उस टाइम पे आप क्या करोगे कि कंडीशन लगा दोगे, कौन सी,
कि अगर मैं इसको सीटी लगाऊंगा खाने के टाइम पे जो लगाता हूँ, तो वो सीटी लगाऊंगी तो कुत्ता मेरे पास आ जाएगा। क्लियर। तो वो क्या है कि प्लान किया आपने तरीका, तो एक तौर तरीका होता है उसको बुलाने का, तो प्लान करके जो आप करोगे तो वो कंडीशन में आ जाएगी। तो बिना प्लान के अगर कोई कर रहे हो तो वो क्या अनकंडीशनल में आ जाएगी। तो ये क्या हो जाता है, हमारा अनकंडीशन की चीज है। तो कुत्ते को खाना डालोगे तो मुंह से पानी आएगा इसके, तो वो क्या है कि स्टिमुलस हमारा क्या हो गया, खाना यहाँ पे, और इसका रेस्पॉन्स क्या हो गया, मुंह में आ रहा पानी। आ गया समझ में। उसके बाद में दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने घंटी बजाई। ठीक है, तो यानी इसका स्टिमुलस क्या था, आवाज, साउंड, और कुत्ते का रेस्पॉन्स क्या रहा, कोई रेस्पॉन्स नहीं रहा। आवाज सुन करके उसको कोई फील नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ। तो उसने क्या किया कि अब जो ये खाना था इसको और ये घंटी थी, इनको दोनों को आपस में मिला दिया। तो जब भी ये खाना डालता कुत्ते को, तो खाने के साथ में क्या था कि खाने के साथ में क्या बेल भी बजाता था कि अब कुत्ता जो है इसमें स्टेमलेस क्या हो गया, ये भी अनकंडीशनल है अभी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अभी कंडीशन हुआ नहीं है, तो अभी अनकंडीशन की स्थिति में इसको डालने वाले हैं। तो क्या है कि खाना डाला इसको और घंटी बजाई, तो अब दोनों चीजें एक साथ करके इसको खाना डाला, तो इसका रेस्पॉन्स सेम वही आया क्या कि मुंह में पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। ठीक है, ये कुछ टाइम तक ऐसे किया। उसके बाद क्या किया कि खाने को यहां से हटा दिया, तो खाना हटा करके खाली घंटी बजाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, स्टिमुलस कंडीशन, यानी अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अब ये प्लान किया हुआ तरीका है कि मैं घंटी बजाऊंगा तो कुत्ता आएगा। क्लियर। तो ये क्या है, कंडीशन इन्होंने लगाई, कंडीशन लगा करके जो इसका कंडीशनर रेस्पॉन्स क्या रहा, मुंह में पानी आ गया घंटी को सुन के। क्लियर। आया आपको, ये समझ में आ गई होगी थ्योरी। तो इस तरह की जो थ्योरी दी थी वो थी इवन पेवलोव ने। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे स्टिमुलस का मतलब एक तरीके से होता है कि यानी आपकी फीलिंग्स को ट्रिगर करना, यानी चालू कर देना कि आप क्या सोच रहे हो, क्या विचार आपके अंदर आ रहे हैं, है ना। तो स्टिमुलस मतलब कि आप जैसा करोगे उसका क्या रेस्पॉन्स रहता है ना। अगर आपके साथ कोई कैसा करता है तो आप उसको क्या रेस्पॉन्स देते हो, ये हर चीज के अंदर लागू होती है। तो इसमें और अच्छे से आगे चल के पढ़ेंगे, तो अगली जो थ्योरी आती है उसमें और इसकी डिटेल में बताऊंगा आपको। अगली है हमारी SR थ्योरी ऑफ वाटसन। ठीक है, तो SR का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस, और R का मतलब होता है रेस्पॉन्स। क्लियर। तो स्टिमुलस हमारा, और ये हमारा रेस्पॉन्स। क्लियर। तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको देख के समझाऊं कि अगर आपको कोई गलत बोलता है, ठीक है, ये हमारा स्टिमुलस हो गया। ठीक है, तो आपका रेस्पॉन्स क्या रहेगा, अगर आपको कोई गलत बोलेगा तो आप गुस्सा हो जाएंगे। क्लियर। अगर दूसरा एग्जांपल मैं दूं, आप टीवी में ऐड देख रहे हो, ठीक है, टीवी ऐड देखी आपने, उसमें स्विगी या जो है जोमेटो की ऐड आपने देखी, तो आपका रेस्पॉन्स क्या रहेगा, आपको भूख लग जाएगी। ठीक है। या हम ऐसे कहें कि आप कोई एक्शन मूवी देख रहे हैं, ठीक है, एक्शन मूवी देख रहे हैं, तो देख रहे हो तो उस मूवी को देख करके आपका क्या रेस्पॉन्स रहता है, आप में जोश आ जाता है। या फिर अगर मैं कहूं कि आप कोई स्पोर्ट्स मूवी देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स मूवी देख रहे हैं तो आपका क्या रेस्पॉन्स रहता है, उसको देख करके क्या मोटिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल दूंगा, काफी इतना आ गया होगा समझ में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्टिमुलस का मतलब क्या होता है और उसका फिर रेस्पॉन्स किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की जो थ्योरी है, इसको कहा उन्होंने SR थ्योरी। क्लियर। तो ये SR थ्योरी किसने दी, वाटसन ने दी। तो क्या है कि जॉन वाटसन proposed that the process of classical conditioning was able to explain our aspect of human psychology। यानी इन्होंने भी अपनी थ्योरी में वही लॉजिक दिया जो सेम इवेंट पेवलोव वाला है। ठीक है, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, तो सेम कौन सा, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, इन्होंने सेम वही वाली थ्योरी बताई, इसमें कुछ अलग नहीं था। तो इन्होंने क्या बताया कि एवरीथिंग फ्रॉम स्पीच टू इमोशनल रेस्पॉन्स वर सिंपली पैटर्न्स ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। मतलब कि इंसान की जिंदगी में मतलब कि इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि इंसान की जिंदगी में जो भी कुछ करता है वो क्या है, SR की थ्योरी का परिणाम है। इनका कहने का मतलब ये था कि जो भी आज के टाइम में इंसान की लाइफ में जो भी हो रहा है वो सिर्फ किसका, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का ही परिणाम होता है। ठीक है, यानी हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इंसान की जितनी भी ह्यूमन साइकोलॉजी है वो सभी क्या है, SR थ्योरी पर ही बनती है, यानी उसके सिद्धांत पर ही बनती है।
आगे इसने कहा है कि वाटसन डिनाइड कंप्लीटली द एग्जिस्टेंस ऑफ द माइंड एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसमें बताया कि वाटसन ने जो माइंड है, आपका दिमाग है वो, और आपकी जो कॉन्शियसन है, मतलब कि समझ जो है आपकी कॉन्शियसनेस यानी समझ, उसको क्या किया, पूरी तरह से नकार दिया है। क्लियर। तो उस वाली जो थ्योरी थी पहली हमारी इवन पैवलोव की, उसमें क्या थी, हमारी कंडीशनिंग आ रही थी और अनकंडीशनिंग आ रही थी ना, ये दो चीज आ रही थी। लेकिन इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर जो भी आज के टाइम में लाइफ की जिंदगी में जो भी कुछ चलता है वो सब किसके बेस पे चलता है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। यानी आपके साथ जो भी स्टिमुलस होता है वो आपका रिस्पॉन्स निकल कर आ जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, मतलब कि ये नेचुरली चीज है। क्लियर। तो इनका ये कहना था, यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क था, बाकी सेम है थ्योरी इनकी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे था हमारा बीएफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इन्होंने बताया इस अपनी कंडीशनिंग में कि इन्होंने बताई एक बात कि जो बिहेवियर चेंज करते हैं हम किसी का, तो एक तो पॉजिटिव, ठीक है, हम दो तरीके से बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के माध्यम से हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो स्टिमुलस है वो दो प्रकार का हो सकता है। कौन सा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो अगर पॉजिटिव की हम बात करते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से कैसे आप बिहेवियर चेंज करेंगे, तो वो बिहेवियर चेंज हम किस तरह से कर सकते हैं, रिवार्ड दे करके कर सकते हैं किसी को, या उसकी तारीफ करके दे सकते हैं, या किसी को प्राइज दे करके कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेस्पॉन्स होता है वो क्या आता है, ज्यादा आता है। क्लियर। और अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से अगर बिहेवियर चेंज करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, हम किसी को पनिशमेंट दे करके कर सकते हैं, है ना, या फिर किसी की बुराई करके दे सकते हैं, या किसी को डांट करके दे सकते हैं। तो इसमें जो रेस्पॉन्स क्या रहता है वो कम आता है। क्लियर। अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इसमें अगर एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा है और अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो पढ़ाई कर रहा है टाइम टू टाइम, वो सारे अपना होमवर्क कर रहे हैं, वो पोएम भी पढ़ लेता है, कहानियां भी पढ़ लेता है और समझदार भी है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम बच्चे को क्या देंगे, शाबाशी देंगे। ठीक है। तो शाबाशी देने से क्या हुआ, या एक तरीका का रिवार्ड हो गया, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम कह सकते हैं। तो हम उसको शाबाशी देंगे तो बच्चा क्या होगा, मोटिवेटेड होगा। ठीक है। मोटिवेटेड होने से क्या होगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा, और बिहेवियर चेंज होकर के क्या करेगा, जो उसका क्या क्या बोलते हैं हम, ये स्टिमुलस जो है उसका, या रेस्पॉन्स जो है ना, उस रेस्पॉन्स क्या रहेगा उसका ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि वो सोचेगा कि मैंने इतना काम किया या पढ़ाई की तो मेरे को इतनी शाबाशी मिली, घर वालों ने मेरे को रिवार्ड दिया या पैसे दिए या घुमाने बाहर ले गए या खाना खिलाने ले गए, तो अगर आप और ज्यादा पढ़ोगे तो घर वाले और ज्यादा तुम्हें चीजें देंगे, तो क्या होगा, एक बिहेवियर चेंज हुआ। क्लियर। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से हुआ। और अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल की बात करें तो अगर कोई बच्चा जैसे कि मान लो पढ़ाई में कम है, खेलता ज्यादा है या मिट्टी में खेल रहा है, तो इस तरह की अगर कोई हरकतें करता है तो हम क्या करेंगे, बच्चे को डांट देंगे। ठीक है। तो डांटने से क्या होगा, बच्चा ये हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आ जाएगा। हम उसको डांट दिया, या इस तरह से अगर जैसे कोई काम करते हैं तो क्या करता है कि जो उनका रेस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है, रेस्पॉन्स या जो उसका इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस, है ना, वो कम हो जाता है। ठीक है। डांटने से, यानी कम होने का मतलब क्या है कि वो उस चीज को ज्यादा कर रहा था पहले, अब नहीं करेगा, उसको कम कर देगा, खेलना कम कर देगा, है ना, ऐसे हरकतें जो करता है, जो घर वाले डांटते हैं तो वो चीजें कम कर देता है। तो ये चीज समझ में आ गई। यानी मोटिवेट, अगर आप बच्चे को मोटिवेट करोगे तो क्या होगा कि वो ज्यादा काम करेगा। ठीक है। और अगर आप उसको डिमोटिवेट करोगे तो वो काम करने को, उस काम करने को क्या करेगा, बंद कर देगा। तो आई होप ये बीएफ स्किनर का भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेंट कंडीशन, यानी आप ऑपरेट कर सकते हो, ऑपरेट करके और कंडीशन लगा सकते हो, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। और ऑपरेट करने का तरीका दो बताया है मैंने अभी, पॉजिटिव और दूसरा कौन सा था, नेगेटिव। क्लियर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगली जो हमारी लास्ट थ्योरी आती है वो है हमारी कट लेविन की थ्योरी, यानी चेंज मॉडल। चेंज मॉडल का मतलब क्या होता है, यानी बिहेवियर को चेंज करके किस तरह से आप उस इंसान का से काम करवा सकते हैं, या उसका बिहेवियर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये कट लेविन की थ्योरी थी। तो चेंज मतलब कि व्यवहार में बदलाव, व्यवहार को बदलना। ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या बात बताई कि अगर हम किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं या बदलना चाहते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स बताए थे।
बदलने के। पहला था अनफ्रीजिंग, दूसरा था चेंजिंग और तीसरा था रीफ्रीजिंग। क्लियर? यानी एक एग्जांपल से मैं समझाऊं आप लोगों को, जैसे कि लोहा होता है कोई, ठीक है, या कोई ऐसे ठोस पदार्थ है, कोई मटेरियल है, उसकी शेप इस तरह की है और आपको इस तरह की शेप उसकी बनानी है, तो क्या करोगे, पहले इसको पिघलाओगे, ठीक है, पिघला करके फिर आप क्या करोगे, उसको अपने हिसाब से डाल दोगे। तो ये सेम थ्योरी इन्होंने दी कि पहले उसको अनफ्रीज करो, फिर उसको चेंज करो और उसके बाद उसको रीफ्रीज कर दो, यानी वापस से जमा दो, यानी अनफ्रीज पिघलाना, फिर उसको चेंज करना, और रीफ्रीजिंग मतलब कि वापस से जमा देना। तो क्या था कि रीफ्रीजिंग में क्या बताया इन्होंने कि जब किसी इंसान का बिहेवियर जो जिस तरह से बना हुआ है, तो या उसका माइंड सेट उसी तरह का भी बना हुआ है या उसी तरह का बना रहता है जैसा उसका बिहेवियर होता है, अगर उसे हमें बदलना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अनफ्रीजिंग है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर किसी इंसान का बिहेवियर सेट है ना, यानी उसका बिहेवियर, जैसे कि मान लो कि उसका बिहेवियर सेट पहले से ही है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसके बिहेवियर जो है वो क्या है, टूट जाए, मतलब कि वो जो सोचने लगे कि नहीं नहीं, ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो नहीं करना चाहिए, जो मैं पहले से करता आ रहा हूँ है ना, ये काम मेरे को इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो ऐसा आप उसको बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें। तो जब उस इंसान के मन में जब ये चेंजमेंट की जो भावना आ जाए कि नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे को नहीं करना चाहिए, आपने इस तरह से उसको क्या किया, मतलब कि कन्वर्ट किया कि उसके मन की भावनाएं बदलने लगे धीरे धीरे, तो क्या हुआ कि हमारा पहली जो स्टेप था ये कंप्लीट हो गया, नहीं अनफ्रीज हो गया, उसकी जो पहले की भावनाएं थी उसको तोड़ करके उसको पिघलाना, ठीक है जी। हमारे सेकंड स्टेज कंप्लीट, जब इसके सेकंड नहीं फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो देन हम चलते हैं अपनी सेकंड स्टेज के ऊपर। तो सेकंड स्टेज में क्या था कि स्टेज में जब उसके मन में क्या करते हैं कि उसकी कोई नई वैल्यूज या कोई नया बिहेवियर हम उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू डल जाए तब उसके बाद हम आते हैं क्या, थर्ड स्टेज के ऊपर, ठीक है, ये हमारी थर्ड स्टेज थी। तो इसमें क्या था कि जब उसके बिहेवियर को चेंज किया, नई वैल्यूज उसके अंदर डाली, ठीक है, तो डालने के बाद उसको फ्रीज कर दो, यानी इसको जमा दो एक तरीके से, है ना। तो यानी इसका फ्रीज करने का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज नहीं डाली, बिहेवियर चेंज किया, तो उसके मन में बिठा दो कि जिससे कि उसका क्या है, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। क्लियर? यानी इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो पुराना क्या है कि जो बिहेवियर जो होता है उसको पिघलाना, बाद में उसके अंदर नया बिहेवियर डालना, है ना, ये पिघलाना और उसके बाद नया बिहेवियर डालना और फिर उसके जब क्या करना, उसको जमा देना। तो ये जो थ्योरी थी, यानी इतना जो आप उसको इतना प्रोत्साहन दे कि वो जो नया बिहेवियर उसके अंदर डाला है, जो नया चेंजमेंट उसके अंदर आया है, तो वो उसके दिमाग में क्या है कि फिर से सेट हो जाए। तो ये थ्योरी किसने दी थी, इस तरह की कर्ट लेविन ने। क्लियर? तो इसमें एक डायग्राम और है, उसे हम समझ लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, उसको अनफ्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं अनफ्रीज में कि क्या चेंज करना है, पहले उसको पहचाने, ठीक है, और उसको क्या चेंज करने की आवश्यकता है वो देखेंगे हम। उसके बाद क्या नाम है, उसके जो चेंजमेंट के लिए हम कुछ फोर्स करेंगे कि ये चीज है, ऐसे है, उसको इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इसके लिए जो डिक्रीज करेंगे किसको, फोर्स फॉर चेंज, है ना, चेंज करने के लिए जो फोर्स है उसको कम करेंगे। उसके बाद चेंजमेंट वाली जो चीज आती है, तो यानी उसके जो इम्प्लीमेंट ऑफ चेंज, यानी लागू करेंगे, परिवर्तन जो है हो गए उसके अंदर उनको उसके लागू करेंगे। फीडबैक एंड इसका क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे और रिफिनमेंट, मतलब कि जो इसका चेंज किया हमने, यानी परिशोधन जो किया है वो करेंगे। उसके बाद हेल्प टीम टू लर्न न्यू थिंग्स, मतलब नई चीजें सीखने में उसके टीम की हेल्प से उसको नई चीजें सिखाएंगे कि ये चीज जो पहले कर रहे थे वो उस तरह से नहीं करनी है, अब आगे आपको इस तरह से करनी है। क्लियर? और आगे क्या है कि टेक एक्शन एंड रिजोल्व चैलेंज, यानी आपका क्या है कि जो चुनौतियां का जो समाधान है आपका वो हो गया है। उसके बाद रिफ्रीज, यानी उसको जमाने नहीं, सेलिब्रेट सक्सेस, जो आप है बिहेवियर चेंज किया तो उसके बाद जो है उसका सेलिब्रेट कर सकते हैं इसके सक्सेस का, यानी आपने इतना काम किया। यानी आज के टाइम में जो जैसे कि जो भावनाएं बनी हुई है या बिहेवियर बना हुआ है ना, तो उसको चेंज करना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आगे है रिवार्ड जो है आउटकम, रिवार्ड ये दिख नहीं रहा ढंग से, डिजायर्ड आउटकम, तो यानी उसका परिणाम जो है उसका इनाम उसको देना, ठीक है। उसके बाद में उसके परिवर्तन जो है उसको स्टेबलाइज करना कि आपको आगे से ये करना है, और बनाने रखने जो इसके परिवर्तन जो बन गए हैं उसको
क्या करें, सस्टेन करें, यानी विकसित करें। क्लियर, डेवलप वेज टू सस्टेन चेंज, मतलब कि डेवलप करें, इसके जो विचार बदले। तो ये हमारा डायग्राम से हम इस चीज को भी समझ सकते हैं। वैसे एग्जाम में ये चीज डायरेक्टली नहीं आई है, लेकिन क्या था कि लास्ट ईयर के जो मैं क्वेश्चन वगैरह देख रहा था आप लोगों के, तो उसमें ऑप्शन के अंदर ये एक दो थ्योरी डली हुई थी। तो ऐसा ना हो कि अगली बार इनके बारे में पूछ लिया जाए आपसे, है ना, तो आप कंफ्यूज होकर के ना फंसे। इसलिए इसमें मेन जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो चेंज मॉडल किसका है। आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कर्ट लेविन की, और उन्होंने कितने स्टेप बताए, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है 3 स्टेप, और 3 स्टेप में कौन कौन सी चीजें हो सकती है, ये हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लास आज की समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सभी का बहुत बहुत। ठीक है।